नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप लल्लन टॉप का ग्लोबल न्यूज़ बुलेटिन दुनियादारी देख रहे हैं। सबसे पहले बारी सुर्खियों की। आप कहेंगे भैया लल्लन टॉप आज फर्मा पलट दिया। आज आपको एक खबर विस्तार से बताऊंगा जो हमसे और आपसे जुड़ी है, उन लोगों से खास तौर पर जो ज़िंदगी में खूब तरक्की करना चाहते हैं, परदेश जाना चाहते हैं, सबसे ताकतवर देश। पर सुर्खियाँ तो सुन लीजिए। पहली सुर्खी है उत्तर कोरिया से। यहाँ के तानाशाह किम जोंग उन शायद बहुत बीमार हैं। वो जिंदा हैं या नहीं, इसे लेकर भी आशंका है। 15 अप्रैल को किम के दादा किम संग का जन्मदिन था। इस दिन वहाँ बड़ा जलसा होता है, लेकिन इस दफ़ा जश्न में किम शामिल नहीं हुए। इसके बाद उनकी सेहत को लेकर आशंकाएं जताई जाने लगी। डेली एनके नाम के एक दक्षिण कोरियाई अखबार का कहना है कि 12 अप्रैल को किम के दिल का ऑपरेशन हुआ था। वो इससे रिकवर हुए या नहीं, ये ठीक मालूम नहीं है। इसके अलावा ब्लूमबर्ग कह रहा है कि ट्रंप प्रशासन उत्तर कोरिया के घटनाक्रम पर नज़र रखे हुए है। अगर किम की मौत होती है या अगर उनकी मौत हो चुकी है ऑलरेडी, इस स्थिति में उनके बाद सत्ता किसे मिलेगी, इस पर नज़र रखी जा रही है। सत्ता के संभावित दावेदारों में किम की छोटी बहन किम यो जोंग का भी नाम है। दूसरी सुर्खी सिंगापुर से है। पिछले कुछ दिनों में यहाँ कोरोना के मामलों में तेज़ी आई है। इसे देखते हुए अब यहाँ 1 जून तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसके तहत ज़्यादातर दफ्तर, कारखाने और स्कूल बंद रहेंगे। सिंगापुर की कोरोना रणनीति काफ़ी कारगर रही थी। पहले हमने दुनियादारी में आपको इस मॉडल के बारे में बताया भी था, लेकिन बीते दिनों बाहर से आए कई लोगों में मिले कोरोना के संक्रमण के चलते यहाँ पर मामले बढ़ गए हैं। तीसरी सुर्खी नाइजीरिया से है। वहाँ राष्ट्रपति हैं मुहम्मद बुहारी। उनके चीफ ऑफ स्टाफ अब्बा कयारी की कोरोना से मौत हो गई। 18 अप्रैल को उनका अंतिम संस्कार हुआ। कोरोना के मद्देनज़र नाइजीरिया में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम लागू हैं। भीड़ के जमा होने पर पाबंदी है, लेकिन इस अंतिम संस्कार में सारे नियम तोड़ दिए गए। बहुत बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। इस पर सवाल उठे तो सरकार ने माफ़ी मांगी और कहा कि उनसे गलती हो गई। अब बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। आज से करीब 17 साल पहले की बात है। 2003 का साल था। भारतीय रेलवे का एक हिस्सा है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर। इसका मुख्यालय पड़ता है गुवाहाटी में। इसमें करीब 2750 भर्तियां निकली। इसके लिए लगभग 6.25 लाख आवेदन आए। इसमें लगभग 94,500 आवेदन बिहार से थे। असम के लोगों में डर भर गया। उन्हें लगा बिहार के लोग उनकी नौकरियां छीन लेंगे। नतीजा ये हुआ कि वहाँ रहने वाले हिंदी भाषी लोगों के खिलाफ हिंसा शुरू हो गई। 2 हफ्ते के अंदर 50 से ज़्यादा लोग मारे गए। ऐसी घटनाएं आगे भी जारी रहीं। इसके अलावा महाराष्ट्र में बिहार यूपी के कामगारों से चिढ़ का माहौल भी कई बार बना, जिसके बारे में हमने आपको बताया है। ज़्यादातर लोग बेहतर मौक़ों की तलाश में पलायन करते हैं, फिर चाहे बिहार से मुंबई जाने वाले राजमिस्त्री हों या मुंबई से अमेरिका जाने वाले आर्किटेक्ट। लेकिन अगर अमेरिका भी शिकायत करने लगे कि बाहर से आए लोग उसकी नौकरियां छीन रहे हैं, तब क्या होगा? अगर वो अमेरिकन्स फर्स्ट कहकर बाहर के कामगारों पर पाबंदी लगा दे, तब क्या होगा? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा ही एक ऐलान किया है। ये पूरा मामला क्या है, इससे किसको नुकसान होगा, आज दुनियादारी में विस्तार से इसी पर बात कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप, उनका पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्या है? ट्विटर। कई लोग उनको ट्विटर प्रेसिडेंट भी कहते हैं। खूब सक्रिय रहते हैं। कई बार बड़े बड़े पॉलिसी से जुड़े ऐलान भी सीधे यही करते हैं। 21 अप्रैल को उन्होंने फिर से यही किया। सुबह के तकरीबन 7:30 बजे उनका एक ट्वीट आया। क्या लिखा था इसमें? अंग्रेजी का ट्वीट, इसका हिंदी अर्थ अदृश्य दुश्मन यानी कि कोरोना द्वारा किए गए हमले और महान अमेरिकी नागरिकों की नौकरियां बचाने के मद्देनज़र मैं एक एग्जीक्यूटिव आदेश पर दस्तखत करने जा रहा हूं। इसके द्वारा अमेरिका में होने वाले इमिग्रेशन पर फिलहाल रोक लगा दी जाएगी। नई दिल्ली और वॉशिंगटन डीसी, इसकी घड़ियां लगभग 9.5 घंटे आगे पीछे हैं। यानी ट्रंप ने 20 अप्रैल की रात 10 बजे ये ट्वीट करके अपनी गुड नाइट की, लेकिन उस वक्त से 9.5 घंटे आगे चल रहे भारत में सुबह का मज़ा खराब हो गया। इस मसले पर व्हाइट हाउस ने कोई ब्यौरा नहीं दिया है। इस नियम की कानूनी वैधता क्या होगी, ये भी अभी नहीं पता। लेकिन अमेरिकी अखबारों के मुताबिक ट्रंप के ऐलान पर जल्द अमल हो सकता है। ये ऑर्डर आ जाएगा तो क्या होगा? आने वाले दिनों में किसी विदेशी को अमेरिका जाकर काम करने या काम के चलते वहाँ रहने की इजाज़त नहीं मिलेगी। ये व्यवस्था कब तक रहेगी, अभी नहीं पता। ट्रंप का कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से पैदा हुई स्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया जा रहा है। इसका पहलू क्या है? दूसरा एक शब्द है इमिग्रेंट्स, यानी एक देश से दूसरे देश में जाने वाले।
ये जाना अक्सर लंबे समय के लिए भी होता है, कभी कामकाज के लिए लंबे समय तक वहाँ रहना पड़ता है, तो कई लोग नागरिकता लेकर हमेशा के लिए वहाँ बस भी जाते हैं। एक देश से दूसरे देश जाने की प्रक्रिया इमिग्रेशन कहलाती है। रक्षा और आर्थिक नीतियों की तरह हर देश की अपनी एक इमिग्रेशन पॉलिसी भी होती है। कई बार जब सरकारें बदलती हैं तो वो अपनी पॉलिटिक्स के हिसाब से इमिग्रेशन की नीतियां भी बनाती और बदलती हैं, जैसा कि ट्रंप के आने के बाद अमेरिका में हुआ। क्या बदला ट्रंप के आने के बाद? ये जानने के लिए आपको पहले ये जानना होगा कि ट्रंप से पहले क्या होता था। ट्रंप से पहले 4 साल का 2 कार्यकाल पूरा किया बराक ओबामा ने। तब बिना कागज पत्तर अमेरिका में घुसाए लोगों के साथ उतनी सख्ती नहीं होती थी। ऐसे लोग पकड़े भी जाते तो फौरन उन्हें सीमा के बाहर नहीं फेंक दिया जाता, वो अमेरिका में रहकर इमिग्रेशन के लिए आवेदन करते। जब तक फैसला नहीं होता अमेरिका में रहते। ज़्यादातर आवेदन खारिज हो जाते थे, लेकिन कई बार ऐसा होता था कि आवेदन करने वाला तब तक अमेरिका के किसी हिस्से में खो जाता था, दुबक जाता था, छिप जाता था। उसको खोजना आसान नहीं होता था। फिर जब किसी को अमेरिका में रहे सालों साल हो जाते तो उस पर और भी कम सख्ती होती। एक त्वरित नियम भी था। इसके तहत गैरकानूनी तरीके से अमेरिका में घुसाए लोगों को फौरन निकालकर बाहर करने की व्यवस्था थी, लेकिन इसका इस्तेमाल कम होता था। और इसके पीछे वजह थी अमेरिका का संविधान, जो कि किसी भी इंसान को ड्यू प्रोसेस का अधिकार देता है। ड्यू प्रोसेस माने न्याय व्यवस्था के सामने अपनी बात रखने का अधिकार, आवेदन पर सुनवाई का अधिकार। 2014 में ओबामा प्रशासन ने गैर कानूनी तरीके से रह रहे विदेशियों को वापस भेजने से जुड़े कुछ दिशा निर्देश जारी किए। इसमें आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों को निकालकर बाहर करने पर फोकस था, मतलब ऐसे लोग जिनसे अमेरिका और वहां रहने वालों की सुरक्षा पर खतरा हो सकता था। फिर जनवरी 2017 को ट्रंप राष्ट्रपति बने। उन्होंने पद का कार्यभार संभाला। आने के साथ ही उन्होंने अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी बदली। उनके निशाने पर थे इलीगल इमिग्रेंट्स। अपराधी हो या ना हो, बालिग हो या नाबालिग, अब किसी को छूट नहीं थी। फिर चाहे वो बरसों से अमेरिका में रह रहे इलीगल इमिग्रेंट्स हों या युद्ध और हिंसा प्रभावित देशों से जान बचाकर आए शरणार्थी। ट्रंप ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर कई मुस्लिम आबादी वाले देशों पर यात्रा प्रतिबंध भी लगाए। अमेरिका के भीतर और बाहर कई सेक्टर्स में इसकी आलोचना हुई। मामला अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जून 2018 में अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मामूली बदलावों के साथ ट्रंप की इस नीति को हरी झंडी दे दी। लेकिन क्या सिर्फ गैर कानूनी तरीके से घुसने वाले विदेशियों पर ही फर्क पड़ा ट्रंप की नीतियों से? जवाब है नहीं। कानूनी तरीके से होने वाले इमिग्रेशन पर भी सख्ती की गई, ये भी निशाने पर आया। मसलन ग्रीन कार्ड, इसके लिए नियम बदले गए। इसके तहत स्थायी नागरिकता के लिए आवेदन करने वालों की जेब देखी जाने लगी। अगर वो गरीब हैं, आशंका है कि आगे चलकर उन्हें सरकारी योजनाओं की जरूरत पड़ सकती है, तो फिर ग्रीन कार्ड का उनका आवेदन खारिज कर दिया जाएगा। एक बड़ा असर अमेरिका में रहकर काम करने वाले परदेशियों पर भी पड़ा। और इसकी वजह क्या थी? H-1B वीज़ा के बदले गए नियम। इस H-1B कैटेगरी के वीज़ा की मदद से अमेरिकी कंपनियां स्पेशलाइज्ड सेक्टर्स में विदेशी कामगारों की भर्ती कर पाती हैं। ये H-1B वीज़ा भारतीय IT सेक्टर के लोगों के बीच बहुत पॉपुलर था। ट्रंप की बदली नीतियों ने यहाँ भी वार किया। एक शर्त जोड़ दी गई कि अमेरिकी यूनिवर्सिटी से एडवांस कोर्स करने वालों को ही वरीयता दी जाएगी, मतलब भारतीय यूनिवर्सिटी से पढ़े किसी इंसान के लिए मौके कम हो गए। इसके अलावा कागजी कार्रवाई और सख्तियां भी बढ़ा दी गई। H-1B वीज़ा पर रिजेक्शन रेट बढ़ गया। पहले जहां सालाना जारी हुए H-1B परमिट का सबसे बड़ा हिस्सा भारतीयों के हिस्से आता था, वहीं पिछले कुछ वर्षों में इसके अंदर काफ़ी गिरावट आई। इस H-1B प्रोग्राम का सबसे ज़्यादा फायदा भारत और चीन को मिलता था। जाहिर है कि नियम बदलने से सबसे बड़ा नुकसान भी इनका ही हुआ। एक पहलू और है, कोरोना के कारण पिछले दिनों अमेरिका में बेरोजगारी बढ़ी है। वहाँ करीब 2.25 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोजगारों को मिलने वाले मुआवजे के लिए आवेदन कर चुके हैं। लेकिन क्या ट्रंप का हालिया फैसला बस इन अमेरिकियों की भलाई के लिए है? शायद नहीं। जैसा कि उनके विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग भी कह रहे हैं, ट्रंप आने वाले चुनावों की सोच रहे हैं। कोरोना से निपटने की उनकी नीतियों की आलोचना हो रही है। वो इन आलोचनाओं से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए एक बार फिर वो अमेरिका फर्स्ट के अपने कट्टर राष्ट्रवाद का सहारा ले रहे हैं। या शायद वो चाहते हैं कि विपक्षी उनके इस फैसले की आलोचना करें, ताकि उन्हें यह साबित करने का मौका मिले कि अमेरिकी हितों की रक्षा सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप कर सकते हैं। ट्रंप ऐसे दिखाते हैं माने विदेशी कामगार अमेरिका पर बोझ हो, कि जैसे इमिग्रेंट्स ने अमेरिका को कुछ नहीं दिया हो। जबकि सच्चाई क्या है?
फॉर्च्यून 500 में शामिल होने वाली अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनियों में करीब आधी कंपनियों की नींव फर्स्ट या सेकंड जनरेशन के इमिग्रेंट्स ने रखी थी। इसमें से कई पहली दफा उस जमीन पर H1B वीजा लेकर आए थे। Amazon, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी कंपनियों की तरक्की में भी ऐसे विदेशी प्रोफेशनल्स की मेहनत शामिल है। ये था दुनियादारी का आज का एपिसोड। जाते जाते आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी 16 साल के एक लड़के फेडरिक की, जो सन 1885 में पानी के एक जहाज में बैठकर जर्मनी से अमेरिका आया और फिर वहीं बस गया। एक कहानी 18 बरस की मैरी की भी है, जो 1930 में स्कॉटलैंड से अमेरिका आई, अपनी उस बहन के साथ रहने जो ब्याह करके अमेरिका में बस गई थी। 1936 में मैरी की शादी फेडरिक, जिनका मैंने जिक्र किया, उनके बेटे फ्रेड से हुई। मैरी और फ्रेड, इनके बेटे ने बरसों बाद बहुत नाम कमाया। वो अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया। वो राष्ट्रपति जो अमेरिका आने वाले विदेशियों को अमेरिकी आवाम के लिए खतरा बताने लगा है। कहने लगा है अमेरिका फर्स्ट एंड नो इमिग्रेंट्स। क्या आप भी मुझे उस शख्स का नाम लेने की ज़रूरत है?